हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम ग्रेविटेशन का एक लेक्चर अभी तक बना चुके हैं जिनके अंदर आपने स्टडी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है, मे बी आपने स्टडी किए हों पहले, लेकिन अब हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लॉज के अलावा भी इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उन पे आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके के पीवाईक्यू इस पे बनाए गए हैं। सो वेल, देखिए, जो हमारा सोलर सिस्टम है, दैट मीन सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये सारे के सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं। अब ये सारी चीज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड अगर करते हैं, तो किस तरीके से ये बैलेंस है, क्या उनका टाइम पीरियड रहता है, कोई भी प्लेनेट किसी सर्कुलर ट्रैक में घूमता है या इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, आज के टॉपिक में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। बेटा, केपलर्स फर्स्ट लॉ या जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी जितने भी प्लैनेट हैं, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। ये जैसे इलिप्स बना रखा है, ठीक है, और सन जो है इस इलिप्स के किसी फोकाई के ऊपर है। जितने भी प्लैनेट हैं ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न कि सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। So each and every planets are revolving around the sun in an elliptical path and the sun is at its foci. मैंने यहां पे ये मेजर एक्सिस बनाई है, सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे हम इसको। ये हमारी क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, और ये है सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ओके। और जैसे मान लो ये एक प्लेनेट है, इसी तरीके से अलग अलग प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट या केपलर्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लेनेट किसी गिवन इंटरवल के अंदर जो सन और प्लेनेट के सेंटर के बीच का जो एवरेज गैप है, या उसको हम रेडियस कह सकते हैं, उस इलिप्टिकल पाथ की एवरेज रेडियस, वो एवरेज रेडियस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करती है। कैसे? द एरिया स्वेप्ट बाय या एरिया स्वीप आउट बाय द एवरेज रेडियस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पे लिखा है द एरिया स्वीप आउट बाय एवरेज रेडियस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और दूसरे टर्म में हम इसको लिख सकते हैं द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको ठीक किया है। द एरिया स्वेप्ट बाय द एवरेज रेडियस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल, ठीक था ये तो, ठीक है। एंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज इक्वल, या हम ये कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्लैनेट की एवरेज जो रेडियस है सन के सेंटर से लेके प्लैनेट के सेंटर के बीच जो एवरेज गैप है, वो इलिप्टिकल पाथ में गिवन इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट में एरिया स्वीप आउट करता है। और यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है एरियल वेलोसिटी। यहां पे एरियल वेलोसिटी का मतलब है डीए अपॉन dt, यानी रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट। इसकी वैल्यू हमेशा L अपॉन 2m आएगा। प्लेनेट का मास और L क्या है? प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम। इसी को आप कैलकुलेट अगर करोगे तो 1/2
आर इंटू वी आएगी, आर इंटू वी। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। इसके लिए मैंने क्या किया, एक एलिप्स बनाया, ये एलिप्टिकल पाथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि सन जो है यहाँ पे इसके, ठीक है, सन इसके इस पॉइंट के ऊपर है, मान लो ये सन है, और प्लेनेट जहां कहीं पे भी हो, ये प्लेनेट है, यहां से मान लो इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज की ए से बी टाइम के अंदर, ए से बी पॉइंट तक टी टाइम इंटरवल के अंदर, तो जो एवरेज गैप है बिटवीन द प्लेनेट, उसने जो एरिया स्वीप आउट किया है वो एरिया इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल रहने वाला है, चाहे प्लेनेट दूर हो या नजदीक हो, ठीक है। इसीलिए मैंने डीए अपॉन dt को क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर डीए अपॉन dt यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां से मुझे एक चीज और समझ में आ रही है, आर इंटू वी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट है। आर इंटू वी एक कांस्टेंट बनने वाला है, ठीक है। या ये कहें कि v इज रेसिप्रोकल ऑफ r, v इज रेसिप्रोकल ऑफ r, ये v बनेगा। यानी कहने का मतलब जितना प्लेनेट सन के क्लोज होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा दूर होगा प्लेनेट उतनी ही उसकी वेलोसिटी कम होगी। एरियल वेलोसिटी का कांस्टेंट होने का ये मतलब है यहाँ पे। अच्छा, जो आपको यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही होगी कि जैसे मान लो मैंने ये एक इलिप्स बनाया, ये एक इलिप्स बना लिया हमने, और इसमें हमारा मान लो कि भाई सन की पोजीशन ये है और ये पोजीशन है प्लेनेट की, जो मोस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है प्लेनेट का, उसको हमने नाम दे दिया अपोजी, ठीक है। और ये है पेरिजी, पेरिजी। अब बेसिकली जो प्लेनेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मास एम वी आर, वी एट अपोजी, आर एट अपोजी, और यहां पे भी एल इज इक्वल्स टू एम वी ए पेरिजी आर पेरिजी, एम वी आर। मतलब ये दोनों एंगुलर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। प्लेनेट चाहे सन के क्लोज है या दूर है या कहीं पे भी है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब कंजर्व्ड रखने के लिए वो अपनी एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता है, यानी डीए बाई dt को कांस्टेंट करता है, ठीक है। हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर, ये होता है। और यहां पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि v इंटू आर इज इक्वल्स टू होता है m अपॉन l, सॉरी l अपॉन m, l अपॉन m, ये होता है। अब प्रीवियस पॉइंट में मैंने आपको एक बताया कि प्लेनेट अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो भी एंगल बनाया उसने, इस एंगल को मैंने थीटा कहा, और ये एवरेज रेडियस है r, और ये यहां से यहां तक का आर्क मैंने l से रिप्रेजेंट किया। तो इसका एरिया रफली हम अप्रोक्सीमेट मान करके चल सकते हैं कि इसका जो एरिया बनेगा बेटा, a इज इक्वल्स टू 1/2 r इंटू एल, और थीटा इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा l बाई आर। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से l इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, यहां वैल्यू मैंने पुट किया, तो 1/2 आर इंटू एल यानी थीटा इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब आपने डीए बाई डी टी स्टडी किया था, मैंने इसको टी से डिवाइड किया, इसको भी टी से डिवाइड किया, ये डीए बाई डी टी लिख सकते हो आप, मतलब डीए बाई डी टी बेटा ये क्या बनेगा, 1/2 थीटा अपॉन टी यानी एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा को आपने पढ़ा है वी बाई आर, वी बाई आर। तो मैंने यहां पे इसको लिख दिया 1/2 आर इंटू वी, इसको डीए बाई डी टी हम बोल रहे हैं।
अब r अपॉन v की वैल्यू मुझे पता चली है कि L/m है, तो मुझे यहां से dA अपॉन dt की वैल्यू पता चली, वो कितनी बनी, L अपॉन ट्वाइस ऑफ m, या इसी को मैंने लिखा 1/2 r इंटू v। इसको आपने क्या बोला है, एरियल वेलोसिटी, प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी। ये फिक्स वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है प्लेनेट की, दिमाग में से ये चीज आप निकाल देना। आपके दिमाग में जा रहा होगा कि एक तो नंबर एक, ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्लेनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते होंगे और सन उसके सेंटर पे, नहीं, एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। और एक चीज उसके दिमाग में जाता होगा कि डेफिनेटली प्लेनेट जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द सन। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी डीए बाई dt जो है वो कांस्टेंट है। अगर डीए बाई dt कांस्टेंट है, r इंटू वी कांस्टेंट है, तो यानी मैंने लिख दिया r रेसिप्रोकल ऑफ v, जहां पे एवरेज गैप बिटवीन प्लेनेट और सन जितना कम होगा वहां पे स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। यानी अब मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पे जो वेलोसिटी है प्लेनेट की और यहां जो वेलोसिटी, उनमें क्या कंपैरिजन है, पेरिजी पे जो वेलोसिटी होगी प्लेनेट की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अपोजी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एलिप्टिकल पाथ की जब भी बात आती है तो हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां डिस्कस कर लेते हैं। एलिप्टिकल पाथ में मैथ के अंदर हमने स्टडी किया है, ये एक इलिप्स है मान लो, तो बेटा यहां पे अपने पास इसका एक इंपॉर्टेंट यूज रहने वाला है। एलिप्टिकल पाथ है तो इलिप्स की प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। मान लो ये सन है, यहां पे ये सन है, इसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया, सेमी मेजर रेडियस है, और ये सेमी माइनर रेडियस जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है। अब स्ट्रिक्टली बी जो है लेस है एज कंपेयर टू ए। इस पॉइंट को यहां से यहां तक हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी एसेंट्रिसिटी चाहिएगी हमें। एसेंट्रिसिटी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एसेंट्रिसिटी वैसे हम c बाई ए लिख सकते हैं, लेकिन इलिप्स की प्रॉपर्टी से हम इस e की वैल्यू निकालें तो याद रखना बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी, ये लिख सकते हैं। और वी कैन से दैट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और एसेंट्रिसिटी जो है, सेंट्रिसिटी आ जाएगा E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। अब बात आती है इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम। इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आपको, ये तो हमें पता चल गया कि पेरिजी पे या अपोजी पे स्पीड कहां पे ज्यादा होगी कहां पे कम होगी, ये समझना जरूरी होगी कितनी। जैसे मान लो ये पेरिजी था और ये अपोजी था, अब मुझे यहाँ पे इस जगह पे स्पीड चाहिए है, इस जगह पे स्पीड v पेरिजी पे स्पीड हम लिखेंगे स्क्वायर रूट जी एम, एम यहाँ पे सन का मास है, ठीक है, अपॉन एवरेज रेडियस, और इनटू यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी पेरिजी पे, इसलिए 1 प्लस ई, यहाँ पे 1 माइनस ई। इसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टी से सोल्व किया है। इसी तरीके से अपोजिट के ऊपर वेलोसिटी बनेगी इसकी स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये रेशियो पूछ ले तो रेशियो बना सकते हो, ठीक है, उनकी एवरेज रेडियस का रेशियो बना सकते हो, इस तरीके से ये, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में हमने क्या चीज डिस्कस किया, लॉ ऑफ एरिया, या हम इसको कैपिलर सेकेंड लॉ बोलते हैं। यानी कोई भी प्लेनेट हो, वो गिवन इंटरवल के अंदर जो रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट करता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या एरियल वेलोसिटी हम जिसको बोलेंगे वो कांस्टेंट रहेगी। और एरियल वेलोसिटी कितना होता है, डीए अपॉन dt इज इक्वल्स टू एल बाई ट्वाइस ऑफ एम। एम यहाँ पे प्लेनेट का मास है, एल एंगुलर मोमेंटम है उसका, 1 अपॉन 2 आर इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है कैपिलर्स थर्ड लॉ।
कैपिलस थर्ड लॉ बोलता है कि जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लेनेट का टू रिवॉल्व अराउंड द सन, उसका स्क्वायर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ एवरेज गैप बिटवीन द सेंटर ऑफ प्लेनेट एंड द सन। जो यहां पे लिखा है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of average gap between the center and the sun. So we can say that t square is directly proportional to the cube of average gap, ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लो ये सन है यहाँ, तो डेफिनेटली सन क्या करेगा, किसी भी प्लेनेट को अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल पुल से, बाहर की तरफ उस पर फोर्स बनता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस अगर हम करते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हुआ। इसी तरीके से यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो यहां क्या कांस्टेंट आएगा उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जी एम अपॉन आर स्क्वायर बेटा, यहां पे है आर और ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय कैपिटल टी, या फिर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन जी एम, 4 पाई स्क्वायर जी एम, आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब। ये है कैपिलर्स थर्ड लॉ। यानी जो कांस्टेंट यहां यूज होना है उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो कांस्टेंट है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम, ये कांस्टेंट यूज होगा। ये है कैपिलर्स थर्ड लॉ। अब कैपिलर्स थर्ड लॉ पे बेस्ड जो कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो कि किसी प्लेनेट का, अर्थ का सपोज करो टाइम पीरियड हमें गिवन है या पता है हमें, और जुपिटर का हमसे टाइम पीरियड पूछता है, तो इनका रेशियो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस अर्थ के लिए कितनी बनेगी, सन और अर्थ के बीच का गैप, डिवाइड बाय जुपिटर और उसका क्यूब रूट। ऐसे क्वेश्चन हम इससे लगा सकते हैं। चलो इतना तो हमें समझ आ गया कैपिलर्स लॉ क्या है। ठीक है, बात है इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो यहां पे, क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन गिवन ऑर्बिट इज 7 आवर। 7 आवर्स में एक साइकिल कंप्लीट करता है। इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया प्रीवियस के कंपैरिजन में, देन अप्रोक्सीमेटली न्यू टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विल बी। तो देखो बेटा, यहां पे सीधा सा कंसेप्ट, रेडियस, यहां पे अभी बात हो रही है सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट का सेम केस जैसे अर्थ और सैटेलाइट के बीच में रिलेशन है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, जो सन के अंदर था वही सेम यहां पे भी लॉजिक लगने वाला है। तो मैंने लिखा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज गैप। अब उसने कहा है कि पहले टाइम कितना था, टी जो है T1, जिसको मैं लिखूंगा T1, उसने दे रखा है 7 आवर, और T2 हमसे पूछ रहा है कितना बनने वाला है, और एवरेज जो रेडियस है इंक्रीज टू 3 टाइम्स, पहले R थी अब 3R हो गई। तो अपने को गैप जो है इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, T1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे बनेगा R अपॉन 3 टाइम्स दी R का क्यूब, ये और ये कैंसिल हुआ। T1 आपको पता है 7 अपॉन T2 का होल स्क्वायर, यहां पे 1/3 का क्यूब, या फिर 1/3 का क्यूब मतलब 27। ठीक है, और यू में राइट इट एज टी स्क्वायर इज इक्वल T2 इज इक्वल्स टू, या टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 7 इंटू 27। ठीक है, और इसको भी आप लिखना चाहो तो ये बनेगा T2 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट
7 का स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 7 इंटू 3 और √3 21, और इंटू √3 की वैल्यू आपको रफली 1.732, ठीक है, ये होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तकरीबन रफ आइडिया है 36 आ जाएगा। देखो 36 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 36 आवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये लगा दो, ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो ये 36 आता होगा, ठीक है, या 21√3 कह सकते हो, आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इस बार क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज r, द ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम 3 टाइम्स। अब भाई ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, अपने को एक बात पता है कि जो अर्थ का वैसे रफली टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर हम लेके चलते हैं। अगर जो अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर का बीच का गैप अगर r है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा, नया टाइम पीरियड कितना होगा अगर जो गैप है अर्थ और सन के सेंटर के बीच का वो कितना हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। देखो जून 2022 में जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब इस तरीके से आप अगेन लॉजिक क्या लगाओगे, वही है T1 बाई T2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा r, तो यहाँ आ गया 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। और T1 आपको सबको पता है 1 ईयर है, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 का क्यूब है, सॉरी यहाँ ये इतना आ जाएगा। या मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन टी स्क्वायर, T2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय क्यूब ऑफ 3, और इसको आपने सोल्व कर लिया। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 कह दो, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3√3, इतने ईयर्स आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन। लगा सकते हो, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मुझे कंसेप्ट बताना था, कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है उस पे बात करते हैं। देखिए बोला है कि इफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ये अर्थ, इसका वॉल्यूम अगर v है और ये सडनली श्रिंक हो गई, इसका वॉल्यूम बन गया v/64 विद इट्स मास रिमेनिंग सेम, मास अब भी वही है जो यहां था। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ बिकम, यानी इस केस में पीरियड जो भी था वो कितना बन गया, 24/x/h। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 23 में आया हुआ जेईई मेंस में क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बेटा, अर्थ को उसने श्रिंक कर दिया, पहले जो भी वॉल्यूम है उसको 1/64 टाइम्स जो है वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। अब मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, टाइम पीरियड अर्थ का रोटेशन का, रोटेशनल पीरियड अर्थ का 24 आवर्स होता है। तो अब कितना फैक्टर जो है डिक्रीज हुआ, यानी 24/x लिखा है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियस कितनी बन गई होगी, ऐसा करने पे रेडियस कितनी बन गई होगी। मास सेम है तो एक चीज है, मास का फॉर्मूला क्या होता है उस पे बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि रेडियस यहाँ पे अगर मैंने r रेडियस कंसीडर किया तो यहाँ की रेडियस कितनी होनी है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने कहा कि भाई मास दोनों ही केस में इक्वल है। पहले केस में मास हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी जो है वेरी करेगी, वॉल्यूम पता है हमें, इस वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली ये लिख लो,
कि भाई वॉल्यूम जो भी है v इंटू रो, और यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया v/64 ऑफ रो। अब आपको रो से रो कैंसिल करना है, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये सेम टू सेम तो नहीं होगा, ये वॉल्यूम जो भी है इसमें r क्या रहने वाला है, इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई r1 का स्क्वायर या पाई r का क्यूब। और ये कितना है, डेंसिटी से डेंसिटी भी कैंसिल मत करो, डेंसिटी कैंसिल नहीं होगी, डेंसिटी तो सेम रहेगी। यस, ऐसा लगाओ कि वॉल्यूम जो है देखो हमें पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, नया वॉल्यूम वो r1 का क्यूब होने वाला है, डिवाइड कर लो इनको, इससे निकल जाएगा। फिर पहले वॉल्यूम v दे रखा है, अब v/64 हो गया, v/64 विच इज इक्वल्स टू r3 और यहाँ पे r1 का क्यूब। इसको मैंने v से v कैंसिल किया, यानी 64 इज इक्वल्स टू r अपॉन r1 का होल क्यूब, और यू में राइट इट एज, इसका क्यूब रूट निकालोगे r अपॉन r1, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, या फिर मैं लिख सकता हूं कि भाई r1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा r अपॉन 4, मतलब 4 टाइम्स कम हो गई है इसकी रेडियस, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी का फंडा तो हम नहीं लगा सकते, इसका वॉल्यूम अगर कम हुआ है, मास सेम रहे तो डेंसिटी अलग होगी, तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो ये लॉजिक पे चले जाओ आप। इसको आपने लिखा r अपॉन 4, इसकी नई रेडियस ये बन गई है। अब अगर रेडियस पता चल गया है तो आगे जो उसने कहा है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, पहले टाइम पीरियड कितना था t था, अब कितना है ये। अब टाइम पीरियड को निकालने के लिए यहाँ पे वैसे तो कंसेप्ट कैपिलर लॉ से नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ यूज हो रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा, इस पे बात करेंगे बाद में। जो हमारे काम की चीज है उस पे आते हैं। रेडियस मुझे पता चल गया, पहले केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू ω2, ये यूज कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का पहले कितना है 2/5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इंटू आर स्क्वेयर, m इंटू आर स्क्वेयर। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/कैपिटल T1, जो टाइम पीरियड पहले था, ठीक है, जो 24 आवर पता है अपने को। यहां बनेगा 2/5 m सेम रहा, रेडियस कितना हो गया r/4 स्क्वायर, और इसको लिखा हमने 2π/न्यू टाइम पीरियड T2। अब जो चीज कट रही है काट दो पहले, 2/5m 2/5m 2π यहां पे r स्क्वायर अपॉन T1, ठीक है। T1 को आप डायरेक्ट 24 आवर्स ले लीजिए, 24, और यहां पे हमारे पास क्या बचा है r स्क्वायर अपॉन 16 और इनटू में ये T2, r स्क्वायर से भी r स्क्वायर कैंसिल हुआ। सो वेल T2 हमें निकालना है, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 16, 24 डिवाइड बाय 16। अब इसको कैंसिल करो आप, 4 चौक 16, 24, ठीक है, तो 24 तो हमें काटना ही नहीं है, वो तो हमें काटना ही नहीं है। ये किसके इक्वल दे रखा है उसने 24/x के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई बेटा, x इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 16, तो x की वैल्यू 16 होगी। ये लॉजिक वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे था, ठीक है, बट आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एक और पूछता है कि अर्थ को सडनली श्रिंक कर दिया जाए, ठीक है, टाइम पीरियड नया क्या हो जाएगा, पहले कितना था, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का तो नहीं है, अभी अभी पढ़ा है आप। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट mass m moving around the sun in a circular orbit of L
सर्कुलर ऑर्बिट इज एल, एंगुलर मोमेंटम एल दे रखा है, मास m है, अबाउट द सेंटर ऑफ सन द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा dA अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू 1/2r इंटू v या फिर l अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, l अपॉन 2m सर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट पे आ गया हमारा, और आया भी किसमें है 2019 के अंदर, जेई के अंदर पूछा था ये क्वेश्चन। यस, ये भी थ्योरी बेस है, 21 में आया हुआ है। इसमें आप खुद भी आंसर दे सकते हो क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है कैपिलर्स लॉ। इसमें क्या कह रहा है, ए प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन, भी पूरे इलिप्टिकल पाथ में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, ऐसा तो नहीं है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि जैसे ही वो सन के क्लोज आएगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही दूर पहुंचेगा फिर स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो ये तो गलत हो गया। हैज द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन, सन के जब क्लोज होगा तो लीस्ट वेलोसिटी नहीं होगी, वो तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो बी भी गलत है। इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी नहीं कह सकते। एरियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरियल वेलोसिटी आपने अभी अभी पढ़ा था, एरियल वेलोसिटी dA अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है वेलोसिटी के, ये तो हमने पढ़ा है 1/2r इंटू वेलोसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो इनवर्सली नहीं। ये कह रहा है टू फॉलो ए ट्रेजेक्टरी सच दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक ऐसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है जिसमें एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी अभी मैंने पढ़ाया था, जब भी प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन तो उसकी एरियल वेलोसिटी यानी dA बाई dt कांस्टेंट रहता है, तो यानी ये dA बाई dt जिसको हमने एरियल वेलोसिटी बोला ये कांस्टेंट रहता है, तो इसमें पॉइंट कौन सा ठीक हो गया, ये पॉइंट ठीक हो गया E, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन पे पढ़ो बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दे रखा है 5 आवर्स। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, कोई पहले सेपरेशन थी r, अब नया टाइम पीरियड पूछा है t डैश, ये क्या होगा अगर उनके बीच का सेपरेशन 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो ये तो आप कर लोगे, फिर रिपीट होके आ गया ये क्वेश्चन तो हमारे सामने। अगेन क्या लगाएंगे, इसको आप t1 और t2 में लिख लो, t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, r अपॉन 4r का क्यूब रूट, क्यूब सॉरी, ये और ये कैंसिल, ये 5 अपॉन t2 का स्क्वायर बन रहा है, इसको आपने लिखा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या बनेगा 5/t2 इज इक्वल्स टू, इसका आपने लिख लिया 1/स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर लिख सकते हैं 1/4 इंटू इस 4 का आ जाएगा 2, यानी 1/8, और t2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8, कितना हो जाएगा 40 आवर्स, तो 40 आवर्स इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट सीख गए होंगे लगाना, PYQ मैंने करवा दिए हैं। तो कैसा लगा लेक्चर आज का, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सबसे मेन चीज था कैपिलर के तीनों लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसके बाद में हमने उन पे आने वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को जो खास करके अभी 11th या 12th में है उनको जरूर प्रमोट कीजिए कि इस चैनल को देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।